अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद भी हमने जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम आते हैं आज किस पे, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। particle nature of electromagnetic radiation, EMR में लिखूंगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम उसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि इसको प्लैंक ने दिया था इसलिए हम इसको इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसको और भी बोलते हैं। तो यहां से जो हमें पहले क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी वो फेल हुई एक्सप्लेन करने में। क्या? फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारे पास क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी यानी कि मैक्सवेल्स वेव थ्योरी थी वो फेल हुई किसको एक्सप्लेन करने में? फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके बाद फिर 1901 में क्या मैक्स प्लैंक आ गया। तो मैक्स प्लैंक 1901 में आ गया तो उसने यह एक थ्योरी प्रपोज की, ठीक है ना। उसने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको कहते थे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको ये कहते थे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब हम जानेंगे ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें, या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो भी नाम आप इसको दोगे किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। तो इसके पॉस्टुलेट्स क्या थे? जो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी इसके जो पॉस्टुलेट्स क्या थे? इसके पॉस्टुलेट्स क्या थे? नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट्स ने बता दिया जो रेडिएशन की एनर्जी होती है, या हम कहेंगे एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन होती है, जब वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो इमिट हो जाएगी। तो ये सूरत है ना, एक नॉर्मल बॉडी है या तो वो एक इस रेडिएशन को, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या तो इमिट कर सकता है। तो यहाँ पे भी जब हम देखते हैं जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है जब वो एब्जॉर्ब या इमिट होती है, तो उससे पहले क्या हुआ था, जो मैक्स प्लैंक साहब थे उन्होंने कहा था जो ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है चाहे वो एब्जॉर्ब हो जाए या इमिट हो जाए, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आती है, कंटिन्यूअस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास रेडिएशन चाहे एब्जॉर्ब हो जाए या इमिट हो जाए किसी बॉडी से, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, कंटिन्यूअस वेव, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वेव। लेकिन जो मैक्स प्लैंक था उन्होंने बता दिया ये कंटिन्यूअस वेव नहीं होती है। जब एक एनर्जी ऑफ रेडिएशन जब वो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअस वेव में नहीं हो जाती है, नॉट कंटिन्यूअसली। तो वो क्या हो जाती है, वो जब हमारे पास आती है वो डिसकंटिन्यूअस आती है। हमारे पास जब वो आती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअसली आती है, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं आती है। मतलब ये जो वेव है ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है, इसकी वेव है। हाँ, यहाँ पे किसी जगह एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, किसी जगह कम होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में जो मैक्सवेल ने हमें समझाया था। लेकिन जब मैक्स प्लैंक आया उन्होंने जब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया, उनका जो पहला पोस्टुलेट था इन्होंने कहा जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है चाहे वो इमिट हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो, चाहे वो एब्जॉर्ब हो, वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं होती है। दैट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं क्वांटा। मतलब मेरा ये है, इन्होंने कहा वो ऐसे नहीं आते हैं। जब हमारे पास ये वेव कंटिन्यूअस फॉर्म में थी, तो हमने कहा मैक्सवेल ने हमें समझा दिया ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। लेकिन मैक्स प्लैंक जब आया इन्होंने कहा ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूअसली होती है। क्या होती है? डिसकंटिन्यूअसली होती है। तो ये हमारे पास एक इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स में आती है, मतलब ऐसे पैकेट्स में आती है,
ये हो गया एक वेव का, पहले हमारे पास एक वेव का पैकेट आता है, फिर हमारे पास दूसरे वेव का पैकेट आता है, फिर हमारे पास तीसरे वेव का पैकेट आता है, रुक रुक के पैकेट्स आते हैं। इनको क्या है, ये क्या है, पैकेट्स ऑफ, जो ईच यूनिट ऑफ दिस एनर्जी, तो इन्हें कहा ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या आप इनको कहो वेव पैकेट्स। क्या, वेव पैकेट्स। तो इनका नाम दे दिया उसने, जो हमारे पास ने कहा ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती है, ये आती है डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वेव पैकेट्स, जिसको इसने नाम दिया क्या, क्वांटा। क्या दिया नाम, तो इनको क्या नाम दिया इसने, क्वांटा दिया नाम, क्वांटा। तो अगर हमारे पास ईच मतलब सिंगल वेव पैकेट है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्वांटम। क्वांटम है सिंगुलर, तो क्वांटा है प्लूरल। तो लेकिन इन केस ऑफ लाइट अगर हम देखेंगे, इन केस ऑफ लाइट जो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी हमारे पास, जो रेडिएशन की क्वांटम ऑफ एनर्जी है इन केस ऑफ लाइट, उनको हम कहते हैं फोटॉन्स, जो मैंने कल भी लेक्चर में समझाया था थोड़ा बहुत। लेकिन जो ये वेव पैकेट्स होते हैं, इसने मैक्स प्लैंक साहब ने कहा, जो ये वेव पैकेट्स होते हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, जो ये वेव स्मॉल स्मॉल पैकेट्स पार्टिकल्स, जो हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी आती है, जो इनकी एनर्जी होती है, जो इनकी एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, वो डेफिनेट होती है। ठीक है ना, ये हमें मैक्स प्लैंक। तो उसने कहा जो ईच वेव पैकेट या क्वांटम, या जो हम क्वांटम कहेंगे, इसके साथ क्या होती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसके पास, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसके पास। तो ये था पहला पोस्टुलेट। अगर आप इसको लिखो भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो हमारे पास जो मैक्स प्लैंक ने 1901 में एक प्रपोज एक थ्योरी की थी, जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसके पोस्टुलेट्स ऐसे थे। जो पहला पोस्टुलेट था जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है वो इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच दे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास है, इसने दिया जो सेकंड पोस्टुलेट इस थ्योरी का क्या था, उसने कहा जो एनर्जी इसके साथ होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके साथ होती है, जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन के साथ जो वेव पैकेट्स होती है, जो इनके साथ एनर्जी होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उसने कहा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। वो कल भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्योंकि इसके पोस्टुलेट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो समझाया था, उसके साथ बिल्कुल उन्होंने जो देखा था ना, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था, तो फिर उन्हें जब वो एक्सपेरिमेंटली देखा, फिर उन्हें जो थर्टिकल जो कंसेप्ट दिए थे, वहां पे जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ इनको मिला। तो लेकिन यहां पे जो मैक्स प्लैंक के पोस्टुलेट थे, वो बिल्कुल उनके साथ मैच होते थे, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल इसको डिफाइन करते थे, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल डिफाइन करते थे। तो यहां से जो सेकंड पोस्टुलेट है, इन्होंने जो कहा, जो सेकंड, ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास, इसने जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, इसने कहा एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसने कहा ईच वेव पैकेट, जो हमारे पास हर कोई जो इसके पास इंडिविजुअल वेव पैकेट्स होती है या क्वांटम होता है, इसके साथ जो एनर्जी होती है वो डेफिनिट होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इन केस ऑफ लाइट क्या बोला, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसको हम कहते हैं फोटॉन। तो सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या था, सेकंड पोस्टुलेट ने कहा जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। तो इसने कहा जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। तो इसने कहा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी, उतना ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी। तो अगर हम देखेंगे इसने प्लैंक नहीं दिया था, तो प्रोपोर्शनली हटाने के लिए इसने अपना जो प्लैंक्स कांस्टेंट h यहां पे लगा दिया, ठीक है ना। तो यहां पे h न्यू हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो h का वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड।
क्योंकि इसको आप याद रखना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू है। क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल्स के करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है या नीट बेस्ड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें ये फिर वैल्यू यूज होता है, इसलिए आपको इसको मगअप करना ज़रूरी है, इसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो E इज इक्वल टू H, तो फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले पढ़ा था किसके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव थी, उसमें हमने कहा था जो वेलोसिटी है, जो रिलेशन ऑफ वेलोसिटी किसके साथ, जो रिलेशन ऑफ वेलोसिटी किसके साथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। तो हमने उसमें समझाया था आपको जो जो ये होती है फ्रीक्वेंसी, जो न्यू होता है वो किसके बराबर में होता है, वो होता है C बाई लैम्बडा, C बाई लैम्बडा। क्योंकि आपको पता है जो मैंने वेलोसिटी उसमें बताई थी, वेलोसिटी का जो रिलेशन था किसके साथ था, एक तो फ्रीक्वेंसी के साथ और लैम्बडा के साथ। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे वो क्या बनता था, वो फ्रीक्वेंसी जो बनती थी वो C बाई लैम्बडा। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। तो फिर से हमने यहाँ पे इसको रिवाइज किया, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू H C बाई लैम्बडा। क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से हम क्या करते हैं काम, यहां पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां से हमारे पास लैम्बडा दिया होगा, वेवलेंथ दी होगी या हमारे पास वेलोसिटी दी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना होगा। तो अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको पूछा जाएगा। तो आपके पास या तो आपके पास वेवलेंथ दी होगी, या तो आपके पास वेलोसिटी दी होगी, या तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन बताना होगा। तो इसमें आपको ये चीजें काम आएगी। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी एसोसिएट होती है किसके साथ, क्वांटम ऑफ रेडिएशन के साथ, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर होती है। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी। तो इसको हमने थोड़ा इंटरचेंज के वैल्यूज को इंटरचेंज किया। तो यहां पे फिर हमारे पास अगर न्यूमेरिकल में दिया होगा फ्रीक्वेंसी दी होगी, वेलोसिटी गिवन होगी या वेवलेंथ गिवन होगी, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन वहां से निकालना होगा। तो ये थे सेकंड पोस्टुलेट, ये थे दो पोस्टुलेट्स के। तो थर्ड पोस्टुलेट इसका था जो मैक्स प्लैंक का जो थर्ड पोस्टुलेट था। तो थर्ड पोस्टुलेट ने बता दिया जब भी कोई बॉडी या तो एमिट या एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, ठीक है ना, जब भी कोई बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, वो खाली करेगी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। क्या, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। तो यहां पे इसने कहा जब भी कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगी वो करेगी इन टर्म्स ऑफ ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। तो सर इसका मतलब क्या है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा? तो इसका मतलब है जब कोई बॉडी, यहां पे थर्ड पोस्टुलेट है, ठीक है ना, तो यहां पे E इज इक्वल टू H N न्यू, E इज इक्वल टू H N न्यू। तो यही हो गया जब भी कोई बॉडी, जब एनर्जी ऑफ जब एक बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, वो इन टर्म्स ऑफ क्या करेगी, NV, ठीक है ना, NV। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, in terms of integral multiples of quantum, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये, ठीक है ना, क्योंकि आप a body can emit is third postulate or absorb energy, a body can emit or absorb energy only in terms of integral multiples of quantum, ठीक है ना। इसका मतलब है जब ये एमिट एनर्जी करेगी, एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, यहां पे वो होगा, फॉर एग्जांपल वो कितनी होगी, वो 1 HV होगा, 1 HV होगा फॉर n, जो n का वैल्यू है, जो यहाँ n है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब है जब भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब या
एमिट करेगी एनर्जी, वो हमेशा मतलब एक क्वांटम में करेगी, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम, या वो 1 hv करेगी या 2 hv करेगी, 3 hv करेगी, 4 hv करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा दिस मीन्स दैट बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एज 1 hv, 2 hv, 3 hv, 4 hv एंड सो ऑन, बट इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी यहां नहीं होगा, पर 1.5 hv कभी नहीं होगा, ठीक है ना, या 2.5 hv कभी नहीं होगा, या 1/2 hv कभी नहीं होगा, तो या 3/2 hv कभी नहीं होगा। तो यहां पे इसका मतलब है वो ऑलवेज करेगी या तो इमिट या एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा। तो इसका मतलब है वो हमेशा करेगी, जो यहां पे होगा E हमारा E होगा 1 hv होगा, E 2 hv होगा, 3 hv होगा, 4 hv होगा, वो कभी 2.5 hv नहीं होगा, वो कभी 3.5 hv नहीं होगा, वो कभी 4.5 hv नहीं होगा। तो यहां पे आपने समझा इसका, ये इसके 3 पॉस्टुलेट थे। तो पहला पॉस्टुलेट क्या था? पहला पॉस्टुलेट था एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है ना। तो लाइट के केस में क्या है, उनको बोलते हैं फोटॉन्स। तो सेकंड पॉस्टुलेट क्या था? जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन की, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ द रेडिएशन होगी। तो थर्ड पॉस्टुलेट क्या था? जो बॉडी इमिट या एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा, वो हमेशा जो एनर्जी होगी वो 1 hv होगी, 2 hv होगी, 3 hv होगी एंड सो ऑन, लेकिन वो फ्रैक्शनल वैल्यूज में कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसका तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसी पे जो न्यूमेरिकल एक आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी है, तो हम अभी एक करते हैं, आपका थोड़ा एक फोकस आ जाए इस पे। हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है आपको फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। आपके पास वेवलेंथ दिया हुआ, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गिवन, आपके पास एक तो फ्रीक्वेंसी है, दूसरा आपके पास वेवलेंथ है। आपको क्या करना है काम? आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है, आपको फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। तो मैं यहां से आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो हमें फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। हमें फोटॉन की क्या है, एनर्जी को कैलकुलेट करना है, निकालना है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है? 3 इंटू, जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आपके पास गिवन है। ये आपके पास जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास इतनी दी गई है। लेकिन जो आपके पास वेवलेंथ है वो कितनी दी गई है? वेवलेंथ आपको 1 एंगस्ट्रॉम है। वेवलेंथ इस पे है, याद नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, उसमें 0.5, हाँ 0.50 एंगस्ट्रॉम है, उसमें 0.50 एंगस्ट्रॉम की आपकी वेवलेंथ। ये सब चीजें आपके पास गिवन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है काम? एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालनी है। आपकी फोटॉन की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता ही है, इस पे सीधे ये पोस्टुलेट था, A is directly proportional to frequency, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमारा बन रहा था जो सेकंड पोस्टुलेट था, उसका जो अभी हमने पढ़ा, E is equal to hv। तो यहां से E is equal to hc/λ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, इसमें से देखेंगे हमें कौन सी इसमें इक्वेशन यूज हो सकती है। तो पहले हमारे पास क्या है? तो हमारे पास दिया गया है फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ है वो 0.50 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें दो पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी पहले गिवन है, तो हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है। दूसरे में हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, तो हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है। तो हम देखेंगे, पहले के केस में देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहां पे हम यही डायरेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा डिम लिख रहा है, शायद बोर्ड में ना आए। E इज इक्वल टू H न्यू। तो आपके पास आपको पता है
जो आपके प्लैंक्स कांस्टेंट है वो कितना है, जो अभी मैंने वैल्यू बताया था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आपके फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जूल सेकंड, इसको भी सेकंड में लाते हैं, तो आपको पता है जो 1 हर्ट्ज है वो 1 सेकंड इनवर्स के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स। तो ये लिख सकते हैं हम। तो इसको कैलकुलेट करो, तो यहां से सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें पास क्या आ जाएगा 3 6 18, 3 2 6, कैरी हो गया 1 7, 3 6 18, एक कैरी हो गया 3 6 18, 18 हो गया 19, 19.878 19.878 इंटू 10⁻, तो 34 माइनस 34 10⁻15, तो 34 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो 15 से, तो कितना आ जाएगा -34 से ये करो माइनस, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻⁻19। तो 34 से 15 घटा दो तो -19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो अगर हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको डेसिमल को इधर लाओ, 1.9878 इंटू 10 इंटू, इसके बाद हमने 10 लिखा जो डेसिमल इधर रहेगा, 10⁻⁻19 जूल। तो इसको अगर हम और सिंपलीफाई करेंगे 1.9, तो राउंडिंग ऑफ में ये थोड़ा इधर हो जाएगा, एक डेसिमल 99 हम लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने में इंटू 10⁻19 से इसका एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका एक यहाँ से निकाल दो, -19 से एक निकाल दो, कितना हो गया, इसका 1 है 19 से 1 निकाल दो, कितना हो गया 18, लेकिन माइनस चार्ज इसका हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो -18 जूल, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालनी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है, तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन इतना आएगा। तो ठीक है, ये इसको नोट करो आप। तो इसके बाद हम इसका निकाल देंगे, किसका, हमारे पास लैम्डा, जो लैम्डा वेवलेंथ गिवन है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है। तो मैं इसको रब करता हूं, आई होप कि आपने इसको उतारा होगा अपनी कॉपीज पे, तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। अब हमारे पास का दूसरा पोर्शन है, देखो आपको क्या करना है काम, आपको पहले देखना है क्वेश्चन किस में है, जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें कौन से यूनिट्स दी गई है, आपको कैसे चेंज करना है, क्योंकि आपको देखो जूल सेकंड आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, अभी एंगस्ट्रॉम में, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाता है। तो अगर हमारे पास, तो ये तो हमने निकाल दिया, इसका तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास फोटॉन की एनर्जी निकालनी है, लेकिन जो सेकंड है वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पे 0. हमारे पास वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 0.50, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, 10⁻⁻10, तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास जो वेवलेंथ है वो गिवन है, ठीक है ना, वो गिवन है। तो अब हमें इसको वैल्यू को पुट करना है, तो हम लिखेंगे यही फॉर्मूला, E = H × न्यू, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू दिया है, तो फ्रीक्वेंसी तो निकालनी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाली है, तो वेवलेंथ निकालनी है। तो इसका अगर आप वो अपना वैल्यू दे दोगे c/λ, जो हमें अभी जो इंटरचेंज किया, जो रिलेशन इसके साथ है, जो फ्रीक्वेंसी को, जो वेलोसिटी को किसके साथ रिलेशन है, एक तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, बाद में उसको इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास जो इसका न्यू है वो किसके बराबर में होता है, c/λ। तो हम लिख सकते हैं H × c/λ। तो अब वैल्यू पुट करो, अब तो आसान हो जाएगा। c कुछ नहीं है, c क्या है यहाँ पे, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू पुट करो, E = प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करो, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो वेलोसिटी का क्या है, c का क्या है वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया है,
0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पे देखो सेकंड कैंसिल हो जाएगा सेकंड इनवर्स से, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली जूल बचेगा यूनिट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पहले आप क्या करोगे काम, आप जो 3 है हमारे पास, इसको इस टर्म से मल्टीपल करो, ठीक है ना। वो कितना आ जाएगा, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, उसमें से एक बच गया था 7, 3 6 जार 18, एक कैरी हो गया पॉइंट, 3 6 जार 18, तो एक कैरी आ गया 19, 19.878 इंटू 10⁻34 है, तो 8 घटा लो, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा 10⁻26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10⁻26 जूल। तो नीचे क्या आ जाएगा 0.50 इंटू 10⁻10, इतना आ जाएगा क्योंकि मीटर कैंसिल हो गया इससे। तो इसके बाद जो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अब हमें क्या करना है काम, इस टर्म को डिवाइड कर दो पहले 1987, आप पॉइंट को अभी कंसिडर मत करो डेसिमल, हाँ 19878 को डिवाइड बाई 50 कर दो, वो कितना आ जाएगा, जो वैल्यू बन के आता है मैंने कैलकुलेट करके रखा है 39.576 इंटू, अब ये है इसको ऊपर कर दो, ये प्लस बन जाएगा 10⁻+10, तो 26 से 10 होता है वो क्या, 26 से जो -26 जब ये ऊपर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा +10, 26 से 10 माइनस करो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 10⁻, लेकिन जो साइन किसकी आ जाएगी, जो डोमिनेटिंग होगा तो -26 है तो -16, 26 - 10 तो -16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। इसको आप और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो डेसिमल को इधर लाओ, जो मैंने उसमें किया था 3.9576 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻16 जूल। इसको और सिंपलीफाई करो, वो कितना बचे 3.9, इसको मैं राउंडिंग ऑफ में 6 लिखूंगा इंटू, क्योंकि 7 से यहाँ से 1 हो जाएगा, 3.96 इंटू 16 -1 क्या 10⁻15, लेकिन -15 आ जाएगा जूल। ये आपके पास, जब आपके पास वेवलेंथ इतनी दी गई है, गिवन है, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालनी है, तो एनर्जी आपकी फोटॉन की इतनी सारी होगी 3.96 इंटू 10⁻15 जूल। तो ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स नीट बेस भी आती है, फोकस करो न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना। जहाँ पे नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम यहाँ से वो उनके लिए अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे या लाइव आ जाएंगे, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं से इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।